हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्फ्यूज़न नोट्स के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि राजस्थान पीटीआई की जो भी परीक्षा हुई है, थर्ड ग्रेड, इस परीक्षा में अपन थर्ड ग्रेड की बात कर रहे हैं, जो भी 25 सितंबर को हुई थी। इस परीक्षा में इन्फ्यूज़न नोट्स में से कौन-कौन से क्वेश्चंस आए हैं। जैसा कि आपको पता है, टोटल क्वेश्चन 100 थे। इन 100 में से हमारे नोट्स में से दोस्तों 58 क्वेश्चंस मैच हुए हैं। अब वो कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, जो फर्स्ट पेपर था ना, फर्स्ट पेपर जिसमें जीके थी, उस पेपर को अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो उसके बारे में मैं आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा, एक-एक क्वेश्चन बताऊँगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारे कई एग्ज़ाम में भी, पिछले कई एग्ज़ाम में भी हमारे नोट्स में से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं अपने पीटीआई के नोट्स के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दे दूँ कि सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने पीटीआई को 2 पार्ट में तैयार किया था, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2, ठीक है? और दोनों पार्ट्स में से अपने क्वेश्चंस आए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पीटीआई के नोट्स परचेज किए हैं, वो इन क्वेश्चंस को मैच कीजिएगा। और चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कि कौन-कौन से क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आए हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? तो ये भंड देवरा मंदिर शिव मंदिर है, ठीक है? ये इसका गलत ऑप्शन है, ये इसका गलत ऑप्शन है, ये इसका गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन हमारा ये भंड देवरा। ये हमारे नोट्स में से भाग 1 में, यानी कि मैंने आपको अभी बताया था 2 भाग हैं हमारे, भाग 1 और एक भाग 2, ठीक है? कुछ क्वेश्चन भाग 2 में भी मिले हैं, कुछ क्वेश्चन भाग 1 में भी मिले हैं। और ये आपको भाग नंबर 1 के पेज नंबर 206 पे मिलेगा। जिस स्टूडेंट के पास हमारी बुक्स गई हैं, वो इनको मैच कीजिएगा। और ये पेज नंबर 206 पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पेज नंबर 206 हमारे नोट्स का ये पेज है, ठीक है? जिनके पास, स्टूडेंट के पास बुक्स हैं, वो इसको मैच कीजिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं थंड देवरा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, ये भंड देवरा मंदिर है, ठीक है? जिसमें से लिखा है कि इसे हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है? और इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे नोट्स में से ये आया हुआ है। इसी तरह से अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है? ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या आता है? गढ़विश्वर। देखिएगा, ये पेज भाग नंबर 1 पेज नंबर 108 पर हमारे नोट्स में मिलेगा। मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ अभी, कहाँ पर ये मिल रहा है। तो देखिए, ये हमारा नोट्स का एक पेज है और इस पेज पे आप देखेंगे, ये पेज नंबर देख लीजिए 108, और इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है, गढ़ेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। दैट मीन्स इसका आंसर कौन सा बनता है? गढ़ेश्वर सभ्यता। तो सीधा-सीधा हमारे नोट्स में से ऐसे क्वेश्चन मिले हैं। 58 क्वेश्चंस मैं अभी आपके सामने लेके आ रहा हूँ, यानी कि 100 में से 58 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से मिले हैं, जो कि काफ़ी हैं, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है, उसका आंसर आता है क्या? बाल केंद्रित शिक्षा। ये भाग नंबर 2, जहाँ पे हमने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रखी है, जो नोट्स में और सिलेबस में थी, उससे रिलेटेड यहाँ पे जानकारी है। उसको पेज नंबर 200 पर आपको देखने को मिलेगा। पेज नंबर 200 पे अपन आएंगे और पेज नंबर 200 में देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व यहाँ पर सीधा दिया है, जिसका महत्व क्या है, योगदान कहाँ पर है? बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना, ये इसका सीधा सीधा आंसर है, ठीक है? फिर ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चढ़ावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये आंसर आता है इसका शेखावटी ख्याल। ये पेज भाग नंबर 2 पेज नंबर 337 पर आपको देखने को मिलेगा। ये दुलिया राणा का विवरण हमारे नोट्स में दिया हुआ है, पेज नंबर 337 पे, 337। तो देखिएगा, मैं आप इस पेज पर लेके चलता हूँ। इस क्वेश्चन को आपका आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, दुलिया राणा जी ये रहे, और जिसका आंसर क्या रहा है? शेखावटी ख्याल। तो इस सीधा सीधा क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है? तो पेज नंबर 337 पर आप देख सकते हो, हमारे नोट्स का ये पेज है। ये कुछ इस तरह से हमारे नोट्स प्रिंट होते हैं। ये बुक का सीधा सीधा हमने पेज उठाया है। फिर इसी अभी अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, राजस्थान के किस जिले में बकरियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो किस जिले में गॉट्स ज़्यादा मिलती हैं? तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका आंसर लगभग स्टूडेंट ने सही किया होगा। बाड़मेर इसका सही आंसर है। भाग नंबर 1 पेज नंबर 59 पर ये देखने को मिलेगा। चलते हैं अपन भाग नंबर 1 और पेज नंबर 59 पे, जहाँ पर हमने विभिन्न पशुओं के बारे में इसका जानकारी दी है। जैसे कि ये भैंसों की नस्ल दी है, ये सभी है, ठीक है? यहाँ पर भेड़ों की नस्ल देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। क्वेश्चन पूछा गया है बकरी से, तो ये बकरी यहाँ पर राजस्थान में दी गई हैं। और क्वेश्चन में पूछा कि सर्वाधिक कहाँ मिलती हैं? तो साफ साफ लिखा है, सर्वाधिक बकरियाँ बाड़मेर जोधपुर में मिलती हैं, ठीक है? और सबसे कम कहाँ मिलती हैं? धौलपुर में पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से सीधा सीधा मैच हो रहा है। फिर इसी प्रकार से अपन आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि बापड़ी या बामड़ी, है ना, इसको बापड़ी भी कहते हैं, बामड़ी भी कहते हैं, ये किस की सहायक नदी है? तो इसका आंसर सीधा सीधा है कि चंबल नदी का। ये भाग नंबर 1 पेज नंबर 30 पर जाइएगा। चंबल नदी की कई सहायक नदियाँ हमने दी हुई हैं।
और इसमें आप देख सकते हो बामड़ी का भी जिक्र किया गया है। ये चंबल नदी के बारे में डिटेल दी हुई है, आप पढ़ सकते हो यहाँ से, ये सब डिटेल चंबल नदी के बारे में, चंबल नदी के विभिन्न तथ्य हैं यहाँ से। फिर यहाँ से अपन देखेंगे ये, तो यहाँ पर चंबल की सहायक नदियाँ, चंबल की सहायक नदियों में ये देखिए बामड़ी ये लिखा हुआ है, ठीक है। इधर राजस्थान में मिलने वाली नदियाँ, ये सब यहाँ पे चंबल की सहायक नदियाँ हैं जो राजस्थान में ही मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश में चंबल में कौन सी नदी मिलती है, तो ये शिवान, रेतम, शिप्रा, ठीक है, इस तरह से। चलिए अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पूछा त्रिनेत्र गणेश जी कहाँ पर है। देखिए अभी मैंने पेज नंबर 206 पर जिक्र किया था, पेज नंबर 206 से सीधे सीधे दो क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी मैंने एक मंदिर का सबसे पहला क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किया था बांड देवराज जी का, ठीक है, वहीं पे ही ये वाला भी आपको देखने को मिलेगा। तो त्रिनेत्र गणेश जी कहाँ पर है, रणथंभौर में है। चलिए मैं इसका अगला पेज दिखा देता हूँ, देखिएगा ये यहाँ से आप देख सकते हो ये मंदिर के बारे में। अभी मैंने भंड देवरा का जिक्र किया था क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे पूछा था कि हाड़ौती खजुराहो किसे कहते हैं, तो ये भंड देवरा, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो इसी पेज पर पेज नंबर 206 पे ही एक और क्वेश्चन मिल रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन मिल रहा है क्या, त्रिनेत्र गणेश का मंदिर कहाँ पर है, रणथंभौर में है, ठीक है। इस तरह से कई क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आए हुए हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। चिनूक क्वेश्चन पूछा है वर्ल्ड से, ठीक है, विश्व की ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा है कि ये जो चिनूक है वो किस तरह की एक हवा है, विंड है, ठीक है, तो किस तरह की एक पवन है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, भाग नंबर 2 और पेज नंबर 18 पर देखने को मिलेगा, जिसका आंसर आपको मिलता है उष्ण एवं शुष्क। तो चलिए मैं इसका पेज नंबर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो विभिन्न पवनों के बारे में हमने जिक्र किया है, हरमट्टन होगा और ये शिमूम हुआ, ठीक है, ये चिनूक हुआ, ये फोन हुआ, इस तरह से कई सारी पवन यहाँ पर दी हुई हैं हमारे नोट्स में। पेज नंबर आप देख सकते हो 18, ठीक है। और इसमें अपन देख सकते हैं कि इसका सीधा सीधा आंसर यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा है शुष्क हवा है, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा लगा सकते हो, उष्ण एवं शुष्क। इतनी थ्योरी पढ़ने की जरूरत है आपको बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, 2011 की जनगणना के अनुसार, ये एक बार फिर से जनगणना से क्वेश्चन देखने को मिला है और सिंपल क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान में महिला साक्षरता दर पूछ ली है। तो सभी स्टूडेंट को लगभग मुझे पता है कि ये अगर जिसने जनगणना अच्छे से पढ़ी होगी हमारे नोट्स में से, तो इसको सही करके आए होंगे। 52.01 इसका सही आंसर है। और हमारे नोट्स में ये पेज नंबर कहाँ पर देखने को मिलेगा, मैं आपको अगला पेज ही दिखा देता हूँ सीधा सीधा। भाग नंबर 1 में आप आइएगा, और भाग नंबर 1 में पेज नंबर देखिएगा 68 पे आइए, ठीक है। पेज नंबर 68 में आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ ये पूरा चार्ट दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसमें ये राजस्थान में ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिया हुआ है, राजस्थान के भी दिया है। तो राजस्थान की कुल पुरुष जनसंख्या, ठीक है, यहाँ पर स्त्री की दे रखी है, ये वृद्धि दे रखी है, ठीक है, इस तरह से अब इधर ये साक्षरता दे रखी है। तो पुरुष की साक्षरता ये है, महिलाओं की साक्षरता ये है, ठीक है। तो 52.1 ये चार्ट से ही आप समझ सकते हो, चार्ट थोड़ा सा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये पूरा चार्ट याद कर सकते हो जनगणना का, शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे छूटे, नहीं तो आप सभी क्वेश्चन सही करके आओगे। तो ये 68 पेज नंबर पे ये दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका आकार कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो उसका आंसर है मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। तो चलिएगा अपन इसके ये देखते हैं कहाँ पर दिया है। तो भाग नंबर 1 पेज नंबर 209 पे जाइए। तो भाग नंबर 1 पेज नंबर 2, जहाँ पर हमने बहुत सारे दुर्ग का जिक्र किया है, ये रणथंभौर दुर्ग हुआ, ये कुंभलगढ़ हुआ, इस तरह से कई हमने दिए हुए हैं। और ये क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर 209 पे जाइए आप, और पेज नंबर 200 पे आपको मिलेगा मेहरानगढ़ दुर्ग। यहाँ पर लिखा है ये किला जोधपुर में मयूर आकृति में बना हुआ है, सीधे सीधे, ठीक है, इसे इसलिए इसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन मिल रहा है, मयूरगढ़ ध्वज, ठीक है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में मिलेगा। चलिए अगला अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये, तो मैं आपको बता दूं ये पिछवाई के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या मिलेगा अपन को, पिछवाई। ये भाग नंबर 1 पेज नंबर 221 पर देखने को मिलेगा। चलिए अपन इसको भी देख लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। देखिए नाथ द्वारा उपशैली के बारे में अपन ने, चित्रकला उपशैली है ये, इसके बारे में अपन ने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। ये सब जानकारी आप यहाँ से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आप जब इसकी विशेषताएं पर आएंगे, इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य दे रखे हैं हमारे नोट्स में, तो उस विशेष तथ्य में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इस चित्रशैली में पिछवाई में भित्ति चित्र प्रमुख है, ठीक है। पेज ये आपको पेज कौन से मिलेगा, 221 पे, भाग नंबर 1 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। राजस्थान में की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, बागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आहड़,
ये आहड़ किस, यहाँ से नदियों से आप पता लगा सकते हो कि ये कौन सी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है। इतना अच्छे से हमारे नोट्स में दिया हुआ है, अगर आप पढ़ लेते हो तो सभी क्वेश्चन सही हो सकते हैं आसानी से। ये पेज नंबर 106 पे आइए, भाग नंबर 1 में, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है बनास नदी के किनारे विकसित हुई है कौन सी, आहड़, इसको आयड़ भी कहते हैं। ठीक है, इसमें और भी आप पढ़ सकते हो, ये बेड़च नदी, ये यहाँ पर आप देख सकते हो इसके आसपास में ये सभ्यता पनपी हुई है। तो इतना अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको सही करने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको एक अंदाजा लगाना पड़ता है कि 4 ऑप्शन में से कि ये सही हो नहीं सकता, ये सही हो नहीं सकता, ये सही हो नहीं सकता, बचा ये, तो इसका आंसर ये हुआ। ठीक है, तो इस मेथड को अपन बोलते हैं एलिमिनेटिंग मेथड। इस मेथड से भी आपको क्वेश्चन को सही करना आना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आप जानकारी पढ़ेंगे, उनका रिवीजन बार बार करेंगे तो ये क्वेश्चन सही होते रहेंगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, गरासिया। चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ, भाग नंबर 1 पेज नंबर 260 पर ये देखने को मिलेगा। भाग नंबर 1 पेज नंबर 260, पेज नंबर 260 पर बना चुके हैं। और ये क्या है, गरासिया। इसमें देखो वालर नृत्य ये रहा। ठीक है, ये किस जनजाति का है, तो आप देख सकते हो गरासिया। तो गरासिया के कौन कौन से नृत्य हैं, ये जावरा, गौर, मादल, कूद, लूर और ये वालर नृत्य। ठीक है, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 36 में देखने को मिल जाएगा, पेज नंबर 260 पे। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स में से मिले हैं, 58 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से मिले हैं, 58 क्वेश्चन काफ़ी हैं। ठीक है, चलिए अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मामादेव कुंड स्थित है कहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या है, कुंभलगढ़। चलिए मैं पेज नंबर 209 पर दिखा देता हूँ, भाग नंबर 1 में कुंभलगढ़। ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कुंभलगढ़। इसी पेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में भी पूछा गया था, जिसको अपन ने ये अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है। ये क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 39 फिर से पूछ दिया कुंभलगढ़ दुर्ग किसे, तो ये मामादेव कुंड के पास इस लिखा है ना कुंभलगढ़। तो इसको पढ़ के आप सीधा सीधा आंसर तक पहुंच सकते हो। कुंभलगढ़ दुर्ग यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग के किले में उदय ने कुंभा की हत्या, जो कि लिखा है मामादेव कुंड के पास की थी। ठीक है, तो ये साफ यहाँ से अंदाजा लग सकता है कि कुंभलगढ़, ये महादेव कुंड कहाँ पर स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। चलिए अगला अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिजी महासागरीय मार्ग कौन सा है, तो इसका आंसर क्या है, उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग। ठीक है, चलिए तो ये भाग नंबर 2 पेज नंबर 14 पर ये देखने को मिलेगा। भाग नंबर 2 में जहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी दे रखी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर इसके बारे में कुछ जिक्र दी है। ये उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग विश्व का सबसे ज़्यादा बिजी मार्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साफ साफ जिक्र कर रखा है। तो पेज नंबर 14 पे ये आप पढ़ सकते हो। दोस्तों सभी क्वेश्चन इसी तरह से मिल रहे हैं हमारे नोट्स में से, सीधा सीधा क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा और इजी नोट्स क्या हम आपको बना के देंगे। ठीक है, चलिए बस इनको पढ़ने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है, अच्छे से पढ़िए और रिवीजन कीजिए। चलो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण जिसमें BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुष्क एवं उष्ण। तो ये भाग नंबर 1 पेज नंबर 26 पे जाइए, यहाँ पर ये इसका जिक्र हमने किया है, ये देखिए। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, सीधा सीधा आपको आंसर देखने को मिल जाएगा किस तरह की ये जलवायु है। मेरे को यहाँ पर कोई एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से खुद पढ़ लीजिएगा, शुष्क गर्म जलवायु। ठीक है, BMW, तो शुष्क एवं उष्ण। ठीक है, शुष्क एवं उष्ण यानी कि गर्म जलवायु की अपन बोलते हैं। ठीक है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो सीधा सीधा बचा कौन सा हमारा, ये आंसर। चलिए अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो सिंपल सा है 16 सितंबर, जो कि भाग नंबर 2 पेज नंबर 33 पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने के रूप में ओजोन दिवस के रूप में मनाने तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के उत्पादन में अगले 10 वर्षों में कटौती करने तथा हैलोजन गैस के उत्पादन को पूर्णतः समाप्त करने की सहमति बनी थी। और उसी दिन से अपन क्या मना रहे हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस। ठीक है, तो यहाँ से आप आराम से इसका आंसर लगा सकते हो। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऐसे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। चलिए ये पेज नंबर 33 पर देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया, तो 24 अक्टूबर 1995। 24 अक्टूबर को अपन यूएनओ दिवस भी मनाते हैं। चलिए अपन देखते हैं, ये भाग नंबर 2 पेज नंबर 69 पर देखने को मिलेगा। पेज नंबर 69 पर मैं आ गया और ये भाग नंबर 2 में है अपन। तो यहाँ पर देख सकते हो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अपन ने जिक्र किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ
24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। तो 24 अक्टूबर इसका सही आंसर है। तो जल्दी ही 24 अक्टूबर अब आने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई हैं। देखिए, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ी सी विशेषताओं पर जाएंगे, पढ़ेंगे, तो आप इसका थोड़ा सा आंसर सही लगा सकते हैं। देखिए, 139 पे भाग नंबर 1, ये पूरी तरह से ठीक तो नहीं मिल सकता, थोड़ा सा इसमें अपन ने वो किया है, जिससे कि अमेरिका से भी हमारे संविधान में कुछ लिया गया है, ब्रिटेन से भी कुछ लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, फिर अपन इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से देश से कौन सा क्या चीज़ ली गई है, ये बस वहाँ से क्वेश्चन पूछा, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत की संविधान में सम्मिलित किया गया है। अब आप ये जानते हो कि भारत का संविधान किस तरह का है। संघीय विशेषताएं इसमें हैं, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हैं, दोनों संघीय एवं एकात्मक दोनों ही हैं, या परिसंघीय है। तो दोस्तों मैं साफ साफ बता दूं, परिसंघीय नहीं है, ये भी है ये भी है। बट अब यहाँ पर दोनों का ऑप्शन दे दिया कि ये भी, तो फिर अपन कौन सा सही करेंगे, संघीय एवं एकात्मक। संघीय भी है बट एकात्मक भी है, जो कि आप राजस्थान पॉलिटी अगर आप पढ़ेंगे या इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको सीधा सीधा इसका अंदाज़ा लग जाएगा। कुछ अंदाज़ा मैं आपको यहाँ पर अपने जो नोट्स में दे रखा है वहाँ से आपको दिखा देता हूँ। देखिए, भाग नंबर 2 पेज नंबर 39 पर 139 पर आइए, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। ठीक है, प्लस एकात्मक भी है। ठीक है, तो दोनों तरह के लक्षण हैं। तो सीधा सीधा आंसर क्या मिलेगा, संघीय भी और एकात्मक भी है। तो इसका आंसर क्या बनता है, सी। तो इस तरह से हमारा ये आंसर सही बन जाता है। फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, अगला क्वेश्चन में पूछा है भीमराव अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से किसे संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन और कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अनुच्छेद नंबर 32 यानी कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पेज नंबर 149 भाग नंबर 2 पे जाइए, वहां पर आप देख सकते हो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32। इसको संविधान की आत्मा बोला था किसने, जब डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक है, इन्होंने इसको संविधान की आत्मा बोला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में जिक्र किया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको ये सही आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए, और आप आगे देख सकते हैं इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है। अब देखो, भारत के संविधान के लक्षण नहीं है यानी कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये 139 पर दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। देखो, यहाँ से आप सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पॉलिटी पढ़ी है तो यहाँ से आप अंदाजा लगाओ। संघात्मक है, अभी थोड़ी देर पहले अपन एक्सप्लेन करके आए हैं। द्विसदनात्मक विधानमंडल भी है, आपने पढ़ा होगा कि राज्यसभा भी होती है और लोकसभा भी होती है। तो सीधी सी बात है कि 2 सदन हमारे यहाँ पे होते हैं। तो ये भी है ये भी है। न्यायिक पुनर्वलोकन है। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे अब हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट भी होता है, हाई कोर्ट में कोई भी डिसीजन दे दिया गया तो क्या अपन उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो आंसर अपना आना चाहिए यस। हाँ, कोई भी फैसला हाई कोर्ट ने दे दिया है तो यहाँ भी जा सकता है। तो ये भी है। तो बच्चा कौन सा, ये तो ये नहीं है। संवैधानिक परिषद अपने संविधान में कहीं भी नहीं है। अब अपने हमारे नोट्स में पेज नंबर 139 पे देखने को मिलेगा। देखिए कैसे मिलता है ये भी। तो देखो, संघीय सरकार है, एकात्मक भी है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया था। ठीक है, और थोड़ा सा अपन इधर देखेंगे न्यायपालिका के बारे में भी जिक्र किया हुआ है जो कि एकीकृत भी है। ठीक है, और यहाँ पर अपन देखेंगे भारत में संसद भी होती है। संसद होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 सदन होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, और जैसे अब ब्रिटेन में भी 2 सदन होते हैं। ठीक है, ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताओ जल्दी से। चलिए अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और साथ में अमेरिका का भी बता देना, अमेरिका में जो संसद होती है उसको क्या कहते हैं और उसके सदन को भी क्या कहते हैं। चलिए अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई। तो भाग नंबर 1 पेज नंबर 174 पर आइए, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, मातृकुंडिया। चलिए अपन इसको देखते हैं कहाँ पर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, एकी एवं बहुमत आंदोलन यहाँ पर दे रखा है हमारे पेज, ये पेज नंबर 174 पे। तो यहाँ पर ये मातृकुंडिया साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कहाँ से स्टार्ट किया था, 1921 में किया था तेजावत जी ने, मोतीलाल तेजावत, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मोतीलाल तेजावत जी ने 1921 में कहाँ से, मातृकुंडिया से। ठीक है,
तो बस आप इतना सही भी पढ़ लो तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अपना इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने के मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, ओजोन परत के बारे में आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। ठीक है, ओजोन परत की किरणें आती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। ठीक है, मतलब जो वहाँ से किरण आती है तो वो ओजोन परत की वजह से ही वापस जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सीधी सी बात है कि पार्थिव पूछ रहा है। ठीक है, वापस भेजने के लिए बोल रहा है, तो वायुमंडल में कहाँ कौन भी वापस भेजता है, तो ये ओजोन। तो इसका आंसर भी देखो भाग नंबर 2 पेज नंबर 34 पे देखने को मिलेगा। ओजोन के बारे में हमने जिक्र किया हुआ है, ओजोन परत के बारे में यहाँ पर ये लिखा है, देखो लिखा है, यह सूर्य की हानिकारक परावैंगनी, ठीक है, परावैंगनी किरणों को ऊपरी वायुमंडल में ही रोक लेती है। ठीक है, उनको पृथ्वी तक नहीं आने देती, तो ये वापस भेजती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ओजोन परत। थोड़ा बहुत भी पढ़ के थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी आप आराम से इस क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ भी देखो इतना पढ़ लीजिए, ओजोन परत की कुछ मात्रा निचले वायुमंडल में पाई जाती है। यहाँ से आप इसको पढ़ेंगे, है ना, समता मंडल में यह पृथ्वी को हानिकारक परावैंगनी किरणों से बचाने का काम करती है। ठीक है, तो इससे ही आपका आंसर सही होने वाला है। चलिए 34 क्वेश्चन, सॉरी पेज नंबर 34 में ही मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात, फिर से एक जनगणना से क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर क्या है, झुंझुनू। भाग नंबर 1 पेज नंबर 72, देखिए यहाँ पे हमने हाईलाइट किया है झुंझुनू। पूछा ना कि सबसे कम लिंगानुपात, 5 लिंगानुपात वाले जिले, तो कहाँ पे है, कितना है ये 837, कहाँ पर है, झुंझुनू। तो पहले सबसे ज्यादा, सबसे कम ये, फिर उससे ज़्यादा एंड सो ऑन, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर अपन ये 72 पर है। फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो वैज्ञानिक स्वभाव, मानवता का विकास करना, जाहिर सी बात है कि होगा। ठीक है, और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी है। ठीक है, उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया है, भाई हमारा ये मूल कर्तव्य अपन को करना पड़ेगा। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, ये मूल कर्तव्य तो नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार में इसका जिक्र जरूर है। ठीक है, तो पेज नंबर 154 भाग नंबर 2 पे मैं आपको दिखाता हूँ हमारे जो मूल कर्तव्य दे रखे हैं, जो 3 ये हैं, वो कैसे कैसे हैं, आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मानवता के बारे में यहाँ पे और वैज्ञानिकता के बारे में यहाँ पे ये दिया हुआ है, जिक्र किया है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा से दूर रखना, ये भी जिक्र किया हुआ है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना, ये भी दिया हुआ है। कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, आप मेरे को बताओ जरा कमेंट बॉक्स में एक बार। ठीक है, उनमें से चलो खैर यहाँ तो साफ साफ दिख ही रहा है कि 11 है। ठीक है, तो इसमें से आप मेरे को ये बताइए कि इन 11 में से कहीं भी आपको ऐसा कहीं जिक्र मिला कि यहाँ पे अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है, नहीं मिला है ना। आप खुद देख लीजिए, यहाँ से एक नंबर से लेके 1 2 3 ये हो गए, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11, इन 11 में से कहीं भी नहीं है। दैट मीन्स हमारा आंसर कौन सा सही बना, ये वाला। ठीक है, चलिए अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो जॉन वाटसन, ये मनोविज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेज नंबर 195 भाग नंबर 2, चलिए दिखाता हूं मैं, व्यवहारवाद संप्रदाय। ठीक है, इसका आंसर क्या है, जे बी वाटसन। वहाँ पे लिख रखा है उन्होंने जॉन वाटसन या जे बी वाटसन, अपन को शॉर्ट में कहते हैं। तो यहाँ से भी ये सीधा सीधा हमारे नोट्स में से क्वेश्चन आया हुआ है, पेज नंबर 195 पे इसका जिक्र किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा, ये थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है इधर, ठीक है, कट रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गैने के द्वारा। ठीक है, चलो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अनुक्रमण वर्गीकरण को अपन किस और नाम से भी जानते हैं, तो ये इसको अपन इंग्लिश में देखो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों भाग नंबर 2 पेज नंबर 226 पे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है गैने का सोपानिक क्रम सिद्धांत। ठीक है, तो गैने का जो सोपानिक क्रम सिद्धांत है, यानी कि इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से ये हमको क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 226 पे है। फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि दोस्तों देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक कच्चे के पेंगने में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई जो डांस कर रहा है उसकी अपनी मर्जी है, अपना वो इंटरेस्ट दिखा रहा है,
है ना। कुछ तो बातें कर रहे हो, उसका अपना इंटरेस्ट है, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका अपना इंटरेस्ट है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये सभी अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट के अभिरुचि के बारे में आपने थोड़ा सा जिक्र किया है, आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। सब स्टूडेंट अपनी अपनी मर्जी से अपना कुछ कर रहे हैं, जहाँ पर अपना एक कार्य की तुलना में दूसरी कार्य को करने का कुछ मन करता है, वहीं पर अभिरुचि होती है। देखिए दिखा देता हूँ, पेज नंबर 390 इसका जिक्र किया हुआ है। देखो यहाँ से पढ़िए, किसी अन्य कार्य की तुलना में एक कार्य को पसंद करना ही अभिरुचि है। जाहिर सी बात है, वहाँ पे उस एग्जाम्पल में यही हो रहा है। ठीक है, इसको भी पढ़िए। अभिरुचि बालकों में एक प्रेरणात्मक बल के रूप में कार्य करती है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक किसी वस्तु को अन्य वस्तु से अलग कर उस पर ध्यान देता है, अर्थात पसंद करता है। तो किसी ने क्रिकेट खेलना पसंद किया, किसी ने डांस करना पसंद किया, किसी ने बातचीत करना पसंद किया, तो ये किसके कारण, बुद्धि के कारण नहीं, ना ही अभिक्षमता के कारण, ना ही अभिवृत्ति। इसका आंसर क्या है, अभिरुचि। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो ये अभिरुचि के बारे में। हमारा पेज नंबर ये कितने पर दे रखा है, 309 पे, और अध्याय नंबर 16 है अभिरुचि। आप infusionnotes.com पे जाइए और वहाँ पे जाके सैंपल आप देखिएगा। सैंपल में अगर इसका जिक्र किया होगा तो शायद ये आपको सैंपल में ही देखने को मिल जाएगा, सैंपल में ही क्वेश्चन मिल जाते हैं कई। तो अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य अग्नि संबंधित है। तो अग्नि लोग जो लोक नृत्य है वो किस जनजाति से संबंध या संप्रदाय से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या है, जसनाथी संप्रदाय से। भाग नंबर 1 पेज नंबर 261 पर आइए, देखते हैं अपन इसको भी। अग्नि नृत्य, इसके बारे में देखो लिखा है साफ, बीकानेर के जसनाथी सिद्धों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो जसनाथी सिद्धों ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, ये कौन करता है, जसनाथी संप्रदाय करता है। ठीक है, कौन सा नृत्य, अग्नि नृत्य। तो आप इसको भी सीधा सीधा देख सकते हैं, हमारे नोट से सीधा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन में से संबंधित था, तो इसका आंसर क्या है, बिजोलिया। भाग नंबर 1 पेज नंबर 166 पे, बिजोलिया किसान आंदोलन में सीताराम जी का हमने कहीं ना कहीं जिक्र जरूर किया है। आइए दिखा देते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो देखिए इसमें अपन को देखने को मिलेगा, इसको आप पढ़िएगा यहाँ से थोड़ा सा, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन, ये देखिए यहाँ से आप बिजोलिया किसान आंदोलन को यहाँ से पढ़ते आएंगे। किसान एवं आदिवासी आंदोलन हमने यहाँ पे दिए था, सबसे पहले बिजोलिया है, बिजोलिया के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है। फिर जस्ट इसके बाद अगले पेज पे आएंगे, 165 से 66 पे आएंगे। तो 66वें पेज नंबर पर लेके 1897 से 1916 तक इसका नेतृत्व किसने किया था, साधु सीताराम दास जी ने। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर 1916 से 23 तक किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने। तो साधु सीताराम जी दास जी, ठीक है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये भाग नंबर 1 पेज नंबर 294। हालांकि हमारे नोट्स में ये क्वेश्चन सीधा सीधा तो नहीं है, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो हमने जो जिक्र किया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वहाँ पे ये मुख्य सचिव के बारे में जानकारी दी है। मुख्य सचिव कौन होता है, कैसे होता है, क्या काम होते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी है। बट ये सीधा वहाँ से तो ना क्वेश्चन पूछिए, करंट अफेयर से पूछा है कि अभी जो हाल ही में चेंज हुए हैं वो कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, उषा शर्मा। तो देखो जैसे कि मुख्य सचिव, पेज नंबर ये कहाँ पे मिलेगा, 294 पे। ये मुख्य सचिव के बारे में पूरा जिक्र है कि ये क्या काम करता है, कहाँ से इसका पद हमारे राजस्थान इंडिया में आया। ठीक है, ये पूरी जानकारी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मुख्य सचिव के बारे में बहुत सारी जानकारी है। तो मुख्य सचिव से सीधा क्वेश्चन आप उठा के उन्होंने करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़, तो कि जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको करंट अफेयर भी देखना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन करंट अफेयर से बन के भी आ सकता है। तो ये करंट अफेयर में जो घटनाएं घटती रहती हैं वो हमारे नोट्स में दे रखी होती हैं, वहां से सीधा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अपन नेक्स्ट इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आधार पर विनय की मापनी परीक्षण पदों को समूह में बांटा गया है। तो उम्र स्तर पे इसको बांटा गया है। ठीक है, पेज नंबर 240 पे ये विनय का जिक्र अपन को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये थोड़ा सा है, और ये विनय का जिक्र एक नेक्स्ट पेज पे किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, चलिए अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोंडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है। ये 265 भाग नंबर 1, मारवाड़ी। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं इसको। तो ये मारवाड़ी में ये गोंडवाड़ी, ठीक है, ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ साफ साफ लिखा हुआ है। मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये देवड़ा वाटी, थली, शेखा वाटी, गोड़ वाटी। तो ये क्वेश्चन ये पूछते हैं उन्होंने कि ये गोड़ वाटी उपबोली किसकी है।
तो ये मारवाड़ी, ठीक है। चलिए फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर थोड़ा सा सेंस लगाने की जरूरत है दोस्तों, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ये कुछ ऑफिशियल की रैंक दे रखी है इन्होंने अधिकारियों की, ठीक है। ये जॉइंट सेक्रेटरी है, प्रोजेक्ट ऑफिसर है, और पूछ लिया कि इनका कौन सा काम होता है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एक चैप्टर हुआ करता है हमारे राजस्थान पॉलिटी में, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जहाँ पे अपन इनके बारे में जिक्र करते हैं, यानी कि अपन बोल सकते हैं जो थोड़ा सा लोक प्रशासन वाला हिस्सा इन्होंने पूछ लिया है, ठीक है। ये हमारे नोट्स में दिया हुआ है इसका जिक्र। तो पेज नंबर 292 पे आइए। देखो साफ सी बात ये लिखी हुई है कि शासन शासन जो सचिव होता है वो क्या काम करता है। शासन सचिव सबसे बड़ी रैंक होती है। हालांकि जो ऑप्शन यहाँ पे दी है उनमें सबसे बड़ी रैंक है, वैसे सबसे बड़ी रैंक ये नहीं है, ठीक है। तो इनका जो काम होता है वो क्या होता है, नीति निर्माण का काम होता है, ठीक है। यानी कि शासन सचिव क्या करता है, पॉलिसी बनाता है। वो कभी लिपिक का काम नहीं करता, ना ही उन प्रोजेक्ट को काम देखता है, ना ही ये है कि पूरा काम वो देख रहा है, वो पॉलिसीज बनाता है। फिर उसके नीचे के अधिकारी जो होते हैं वो उनका काम ये रहता है क्रम के हिसाब से, ठीक है। तो शासन सचिव क्या करता है, नीति निर्माण करता है। आइए मैं दिखा देता हूँ इसको अपने नोट्स के बारे में। देखो ये शासन सचिवालय के बारे में दिया है। तो जो शासन सचिव होता है वो क्या काम करता है, मंत्रिपरिषद को नीति निर्माण में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो नीति निर्माण का काम किसका हो गया, ये शासन सचिव का हो गया। तो पहले का ऑप्शन अपन को मिला गया 4। तो पहले का 4 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, ये। तो इस तरह से सीधा सीधा आंसर अपन कर सकते हैं। अपन को ये बी सी डी पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया अभिवृत्ति के मूलभूत अंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रतिक्रिया। अभिवृत्ति, एटीट्यूड जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं, तो इसका आंसर क्या है, प्रतिक्रिया। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ से आप पढ़ के इसको समझ सकते हैं थोड़ा सा आराम से, ठीक है। फिर इसी तरह से अपना अगला क्वेश्चन है पंचायती राज को 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया। तो ये कई बार अपन एक्सप्लेन पहले भी कर चुके हैं और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पेज नंबर 301 भाग नंबर 1 पे है ये। इसका आंसर क्या है, 23 अप्रैल 1994। मैं दिखा देता हूँ 301 पे, ये भाग नंबर 1 में। तो देखो पेज नंबर 301 पे बनाए गए भाग नंबर 1 में ये लिखा है कि 24 अप्रैल 1993, ठीक है। ये साफ साफ लिखा है। पंचायती राज दिवस, पंचायत दिवस अपन इसीलिए मनाते हैं 24 अप्रैल 1994 की। ये थोड़ा सा डेट में मिसमैच हुआ, ठीक है। ये 94 यहाँ पे आएगा, ये 39 इसमें हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचायती राज यहाँ पे 1994 में सर्वप्रथम लागू किया गया था, ठीक है। चलिए इस तरह से अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व। देखिए दोस्तों हमारे नोट्स में नहीं जिक्र किया गया चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ है, ठीक है। लेकिन रामगढ़ के बारे में जरूर लिखा है कि रामगढ़ में एक टाइगर रिजर्व ओपन हुआ है, लेकिन ये चौथा टाइगर रिजर्व है ये सीधा सीधा नहीं लिखा है। तो पेज नंबर 49 पे आप देख सकते हो, इसका जिक्र 2-3 बार किया गया है रामगढ़ के बारे में, है ना। यहाँ से आपको मैं दिखा दूँ, इस पे ये देखिए रामगढ़ विजदारी वन, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो इसका जिक्र हमने किया है जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान वाला चैप्टर है उसमें। फिर इसी तरह से अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किशोरावस्था में व्यवहार। तो देखो किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर स्टूडेंट या अपन बोलते हैं कोई बालक काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और फिर उस टाइम वो किस स्थिति में होता है, किशोर अवस्था, ठीक है। जहाँ पे आप देख सकते हो किशोर अवस्था में स्टूडेंट क्या हो जाता है, उसकी मित्रता होने लगती है, दोस्ती होने लगती है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट छोटा होता है तो वहाँ पे तो माँ बाप उसके सिखाते हैं, ठीक है। तो माँ बाप का तो ऑप्शन ही खत्म हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये किशोर अवस्था में स्टूडेंट पहुँच चुका है। तो जब वहाँ पे स्टूडेंट कहाँ पहुँच जाता है, अपने संग साथियों के साथ रहने लगता है। तो जो उसके फ्रेंड सर्किल होता है उसके साथ वो स्टूडेंट है और फ्रेंड सर्किल में ही उसका सबसे ज़्यादा ज्ञान मिलता है और वहीं से वो चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संग साथियों के बारे में। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये संग साथियों के बारे में अपन ने यहाँ पे मित्रता के बारे में जानकारी दी हुई है। किशोर अवस्था के बारे में कई बार जिक्र किया है। आप ये किशोर अवस्था को आप पढ़ लेंगे अगर हमारे नोट्स से तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। फिर इसी तरह से अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है, चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, ये सब जो चीज़ें हैं ये कहाँ पर विकास करती हैं। देखो संवेगात्मक विकास में तो हो नहीं सकता, सामाजिक विकास से कोई मतलब नहीं और ना ही शरीर से इसका कोई मतलब है, क्योंकि समस्या का समाधान जब स्टूडेंट करता है या कोई भी व्यक्ति करता है तो वो दिमाग लगाता है, ठीक है। तो वो मानसिक विकास ही होता है। स्मृति, मेमोरी, तो मेमोरी मीन्स मानसिक, ठीक है। यहाँ से सीधा सीधा आंसर अपन इस पर टिक कर सकते हैं। तो भाग नंबर 2 में इसका आंसर मिल जाएगा। फिर अपन अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे देख सकते हो मानसिक विकास के बारे में अपन ने लिखा है, ये चिंतन, कल्पना, स्मृति, ध्यान, भाषा, ये सब जो मानसिक क्रियाएं हैं ये सब मानसिक क्रियाएं हैं।
यहाँ से आप इसका सही आंसर लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये सब अपन ने स्मृति वगैरह सब लिखी हुई है। फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, शिक्षणाधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर का प्रत्याशोध, ठीक है। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन की परिभाषा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है ये, तो स्किनर के बारे में अपन ने यहाँ पे दिया हुआ है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक से नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्किनर का जिक्र जरूर है। चलिए फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था, ठीक है। तो अभिप्रेरणा जो चक्र होता है जिसको अपन बोलते हैं मोटिवेशनल साइकिल, तो देखो पहले तो यहाँ से ही अपन को अंदाजा लग रहा है कि चालक अवस्था में कमी एवं लक्ष्य की प्राप्ति, तो लक्ष्य की प्राप्ति का जिक्र और ये इसकी अवस्था में कमी कहाँ पे अपन देखते हैं, वो अभिप्रेरणा में देखते हैं। तो ये अभिप्रेरणा के बारे में हमने दिया हुआ है पेज नंबर 265 पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायक बनाती है कौन, अभिप्रेरणा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इतना से पढ़ सकते हो तो ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है कि आप आराम से सही कर सकते हो, ठीक है। बार बार यहाँ पे राहत की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में जिक्र किया गया है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आसानी से सही कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत संविधान में कहाँ पर जिक्र किया हुआ है, सॉरी कहाँ से ये लिया गया है, तो ये इसका आंसर क्या है, आयरलैंड, ठीक है। पेज नंबर 139 पे भाग नंबर 2 पे अपन देखते हैं इसका मिल रहा है, ठीक है। देखिए ये लिखा है डीपीएसपी, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि इसको पूरा फुल फॉर्म इसका ये होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। पेज नंबर 39 पर आपको देखने को मिलेगा। फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पूर्वी सुरई के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ कहलाते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, भाकर, भाकर क्षेत्र में आते हैं ये सब, ठीक है। ये उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र होता है, तो इसका आंसर भाग नंबर 1 पेज नंबर 9 पे अपन देख लेते हैं किस तरह से हमने जिक्र किया है इसका। तो आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। भाकर, भाकर क्या है, देखो भाकर पूर्वी सिरोही क्षेत्र में, देखा है ना साफ साफ, पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के क्षेत्र को भाकर कहते हैं, भाखर या भाकर कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर पेज नंबर 9 पे देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, बुद्धि के त्रिक कारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य एवं विशिष्ट कारक में जो एक और कारक सम्मिलित किया गया है वह कौन सा था, उसका आंसर क्या है, समूह कारक। तो यहाँ पर अपन ने इसका भी जिक्र किया है, इसका भी जिक्र किया है, सबका जिक्र किया है, आप इसको पढ़ के अंदाजा लगा सकते हो। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर अपन ने दिया हुआ है सामान्य कारक के बारे में, ठीक है, फिर ये विशिष्ट कारक के बारे में पूरी थ्योरी दे रखी है। फिर इसी तरह से अपन अगले पेज पे आएंगे, तो अगले पेज पे अपन को मिल जाता है क्या, ये थर्स्टन का जो ये समूह कारक सिद्धांत है, इसमें साफ लिखा है समूह कारक ये द्विकारक का और इनका दोनों का क्या है, मध्य भाग है। तो इससे ही अंदाज़ा लग रहा है कि ये क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया है कि इनका जो बीच का भाग पूछा गया है इन्होंने, तो वो कौन सा है, समूह कारक है। अगले प्रश्न में अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कौन से भाग में पंचायती राज दिया हुआ है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पंचायती राज दिया है। पेज नंबर 151 पर अपन देख लेते हैं भाग नंबर 2 पे। देखो ये ग्राम पंचायतों का गठन कहाँ पे है, अपना कौन सा चैप्टर चल रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का चल रहा है, ठीक है। पेज नंबर 151 पे, और यहाँ पर अपन देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को ही कहते हैं। तो ये क्या हुआ, कहाँ पर जिक्र किया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। ना ही 10वीं अनुसूची, ना ही मौलिक अधिकार, ना ही प्रस्तावना, ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा ऑन विच पार्ट द बॉडी फीमेल ऑर्नामेंट नेवरी इज स्वीड, ठीक है, यानी कि महिला आभूषण जो नेवरी होता है वो कहाँ पर पहना जाता है, इसका आंसर क्या है, पाँव। 251 पे देखिए यहाँ पर हमने आभूषण के बारे में जानकारी दी है भाग नंबर 1 में। तो भाग नंबर 1 में आप देखते हैं ये सभी दे रखे हैं, उसमें आंसर क्या है, नेवटी। नेवटी को ही पूछा गया ना यहाँ पे, नेवटी या नेवरी एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाँव। तो यहाँ पर ये पैर के जो आभूषण दे रखे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये तोड़ी, पायल, लंगर, ये सब चीज़ें, ये नेवटी भी इसमें दी हुई है। तो इस तरह से ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर चलो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, तो ये फिर से नीति निर्देशक तत्व से पूछ लिया। नीति निर्देशक तत्व से कई क्वेश्चन पूछे, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का जिक्र कहाँ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन पूछा था ग्राम पंचायतों वाला, अब ये वाला पूछ लिया। चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एकात्मक, बेसिक फीचर ऑफ यूनिटरी सिस्टम, यानी कि जो एकात्मक या एकात्मक व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण। भाई केंद्रीकरण होगा, सब शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, तभी क्या कहते हैं अपन, एकात्मक व्यवस्था कहते हैं इसको। चलिए तो इस तरह से अपना अगला क्वेश्चन बनता, ये हमारे यहाँ पर दिया हुआ संघात्मक संसद, यहाँ पर आप देख सकते हो
एकात्मक जो दे रखा है ना, ये एकात्मक तभी बनेगा जब वहाँ पे क्या होगा, शक्तियों का केंद्रीकरण होगा। विकेंद्रीकरण हो नहीं सकता, दोहरी नागरिकता नहीं, और ये भी नहीं। अगला प्रश्न पूछा है क्या, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में अमेजोन वन अब स्थित हैं? तो अमेजोन वन कहाँ पर मिलेंगे आपको? दक्षिण अमेरिका, भाग नंबर 2 पे आपको देखने को मिल जाएगा। भाग नंबर 2 पेज नंबर 7 पे आपको देखने को मिलेगा। पेज नंबर 7 में आप अपन देखेंगे तो देखो ये रहे अमेजोन वन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। दक्षिण अमेरिका में, अमेरिका के अमेजोन रोडी, ठीक है, साफ सी बात है कि अमेजोन वन कहाँ पर मिलते हैं? दक्षिण अमेरिका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। चलिए अपन अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जब मुख्य सचिव से क्वेश्चन पूछ लिया तो मुख्य सचिव आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसका 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। इसका ये गलत है, राष्ट्रीय विकास वर्ष में भाग लेता नहीं है वो, क्योंकि इसमें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मुख्यमंत्री वगैरह बैठते हैं जाके। चलिए, तो यहाँ पर आप इसके कार्य से अपन देख सकते हैं, इसके बारे में आप पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि इसके क्या क्या काम होते हैं। तो इसको मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान में पहली सूत वस्त्र मिल कहाँ पर खोली गई थी, किस जिले में स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर क्या है कि ब्यावर, ठीक है, ब्यावर में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका भाग नंबर 1 पेज नंबर 80 पर देखने को मिली, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ पर खोली गई थी? तो आप देख सकते हैं ब्यावर में। साफ साफ क्वेश्चन मिल रहा है, सीधा सीधा, ठीक है। ये प्रमुख उद्योग वाला जो चैप्टर है, अध्याय नंबर 11, वहाँ पर देखने को मिलेगा पेज नंबर 80 पे। फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था संविधान को? तो 26 नवंबर 1949। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भाग नंबर 2 पे अपन देखने को मिलेगा, ये लिखा, और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया संविधान में। तो कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी आप आंसर सही लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, पेज नंबर 78 और भाग नंबर 2 में आप देख सकते हो। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, ये वन वाला चैप्टर है, मध्य प्रदेश में वन सबसे अधिक हैं, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ये पेज नंबर 78 पर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्यपाल नियुक्त तो करता है लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकता? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये वाला, ठीक है। पेज नंबर 280 पर भाग नंबर 1 पर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए राज्यपाल के कार्य में अपने यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब आप पढ़ेंगे कि राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है और किसकी नियुक्ति नहीं करता है, और किसको हटा सकता है, किसको नहीं हटा सकता। आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पूरा सभी ऑप्शन में। अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र सही क्रम पूछ लिया है, ठीक है। तो चालक, प्रेरणा, ये अभी थोड़ी देर पहले कुछ एक्सप्लेन करके आए थे, पेज नंबर 265 पे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसके क्रम हैं, ठीक है। यहाँ से चालक वगैरह ये दे रखा है, आवश्यकता चालक। फिर अपना अगला क्वेश्चन है, 1948 में राजस्थान के एकीकरण में मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो भोपाल सिंह। देखिए, तो इसका आंसर भाग नंबर 1 पे पेज नंबर 182 पे देखने को मिलेगा, भोपाल सिंह। ये रहे मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेवाड़ के महाराणा कौन हो गए? भोपाल सिंह। चलिए फिर अपन अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 1948 का जिक्र किया ना, 1948 में कौन था? तो आप यहाँ से डेट से अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। 1946 में ये बने थे। चलिए फिर अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या, कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कोटा में। नहीं, गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पूछा है गलत सम्मिलित पूछा है। तो कपिल मुनि का मेला कोटा में नहीं लगता, 227 में जाइए, देखो कहाँ में लगता है। तो कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? बीकानेर में। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कपिल मुनि का मेला भैया बीकानेर जिले में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है। बस इस तरह से मैंने आपको पूरे के पूरे 58 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसी तरह से अन्य एग्जाम में भी हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नोट्स को परचेज करने के लिए infusionnotes.com सर्च कीजिएगा दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट दे रखी है। जिसका भी आपको कोर्स चाहिए, हमारे नोट्स में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसका भी आपको कोर्स चाहिए आप ले सकते हो। धन्यवाद।